Okay, going live in 1, 2, 3. So we are live. Okay, welcome and welcome back to yet another session. Intellectual property rights in MPPSC. ये पुराना टॉपिक है जो अक्सर मेंस में ज्यादा तकलीफ देता था. अब उन लोगों ने इसको प्री में भी जोड़ दिया है. बहुत अच्छा किया बिकॉज मेंस के अंदर आई फेस दिस प्रॉब्लम कि पब्लिक उस चीज को उतनी अच्छाई से नहीं करती है. सो वॉट एवर इज इंक्लूडेड ओवर हियर उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मेंस आपकी सुधर जाती है. साथ ही साथ में यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आती है कि क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, क्वेश्चन कैसा आ सकता है. सो दैट इज वन कंसेप्ट कि आप इसको अगर ढंग से करते हैं तो आपकी बट नेचुरली मेंस सुधर जाती है. नाउ व्हाट आर IPRs एंड व्हाट आर, आवाज आई नहीं आई? ओके. Anyhow, so we are going to go for our 2025 prelims. You can join us. अगर आपको लगता है कि मेंस आपका नहीं हो रहा है, then please join us. अगर आपको लगता है कि हमको थोड़ा सा बेहतर पढ़ाई करना है. Simultaneously, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ हम लोगों की मेंस है तो you are welcome to join us. हालांकि गड़बड़ ये होती है कि लोग इस टाइम को मिस कर देते हैं. They wait for the result before joining. और सत्य भी है क्योंकि पैसा लग जाता है. So we can consider that. You can join us. Thank you. You can join us for mains 2024 starting from 1st of July. नया सेशन एकेडमिक स्कूल चले हम. So take care and please एक थोड़ा सा लाइक दे दें. IPR की अगर हम बात करेंगे तो what are IPRs? सबसे पहली चीज what are IPRs? इसको अगर थोड़ा सा ब्रैकेट में ओपन कर लिया जाए सो आपको दिया है IPR इन MP. वार्निंग दे रहा हूं, यहाँ डेटा नहीं मिलता. ओपन बोल रहा हूं, डेटा नहीं मिलता. तो यहाँ पर टेक्निकल क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है. हमारे पास डेटा नहीं हो सकता है उन्होंने कहीं से खोद के निकाला हो. सो मेरे नोट्स के अंदर भी मैंने उस वार्निंग को क्लियर एक्सप्लिसिट तौर के ऊपर लिखा है कि डिस्पाइट सर्चिंग फॉर फ्रॉम मेनी साइट्स हमें MP का प्रॉपर डेटा अवेलेबल नहीं है. सो यहां पर IPR इन MP दिया है. I स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्चुअल. अर्थ क्या हुआ हिंदी में? बड़ा बॉ. ऐसा ऐसा हाय हाय हिंदी आ गई मुझे. प्रॉपर्टी राइट्स. अब इसी के ऊपर मैं चर्चा कर लूं थोड़ी सी. राइट क्या होते हैं? जो आपको दिए जाते हैं. राइट्स क्या होते हैं? जो आपके पास होते हैं किसी एक खास चीज को करने के लिए. जो फंडामेंटल राइट्स का लेक्चर है उसको आप देख सकते हैं अगर नहीं देखा हो कि व्हाट आर राइट्स, व्हाट आर प्रॉपर्टी राइट्स. आर्टिकल 31 मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर बात थी. उसी तरह से आर्टिकल एक और है जहां पे प्रॉपर्टी राइट्स है. रिलीजियस राइट्स के अंदर आता है. अब ये तो हो गया आपका बेसिक प्रॉपर्टी राइट्स. बाद में इन प्रॉपर्टी राइट्स को उठाकर आपने लीगल कर दिया था. आर्टिकल 300 कैपिटल A ये नया अमेंडमेंट करके आपने डाल दिया. नाउ IPR का अर्थ क्या हुआ? आप कुछ चीज बना रहे हो, कुछ चीज कर रहे हो, आपने मेहनत करी, किसी दूसरे ने टीप लिया. वेरी सिंपल, पुट फॉरवर्ड एज दैट. नाउ कोशिश ये कीजिएगा कि यहां मैं फंसता हूं क्योंकि ये मेरा मेंस का टॉपिक है. मैं ट्रिप्स और टिम्स पढ़ाना पड़ता है एंड इट्स वेरी इजी पार्ट. तो मुझे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है जब मैं प्री पढ़ा रहा होता हूं उन टॉपिक्स के ऊपर क्योंकि मुझे पास ज्ञान ज्यादा होता है तो उसको लिमिट करना बड़ी मुश्किल काम होता है. तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी वार्निंग दूंगा उन लोगों को जो लोग मेंस में इस चीज को हैंडल किया है. आपने इसको कॉलेज में पढ़ा हुआ है. वार्निंग ये है कि यहाँ पर मैं बेसिक्स पर जाऊंगा. मैं यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर नहीं जाऊंगा. हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाए इंडिविजुअली कि कौन सा राइट दिया गया है, किस तरह का मैकेनिज्म आपको दिया है, उसके ऊपर मैं यहां हैंडल नहीं कर सकता. अदरवाइज इट इज गोइंग टू टेक मी 3 to 4 क्लासेस. पूरा एक टॉपिक होता है जिसके ऊपर हम पहले तो अब कितने नंबर का हो गया? 10 नंबर का ना फुल क्वेश्चन. तो पहले 15 नंबर का था, फिर 11 नंबर का, अब 10 नंबर का. तो 10 नंबर के क्वेश्चन के अंदर हमारे पास किसी के ऊपर भी पूरा क्वेश्चन आ सकता है. इसलिए आई एम रेडी फॉर दैट. लेकिन आप लोगों को मैं यहाँ पर बेसिक्स में लेना चाह रहा हूँ
सबसे पहली चीज। नाउ आईपीआर यहां से जो समझ में आता है कि जो चीज आप करते हो या जो चीज आप बनाते हो जिसके अंदर आपकी क्रिएटिविटी शामिल होती है उसे हम आईपीआर कहते हैं। बड़ा सिंपल सा है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर इसेंशियल लीगल राइट्स। किस तरह के? इसेंशियल, जैसे फंडामेंटल होते हैं उसी तरह से, लेकिन ये कैसे हैं? लीगल हैं। ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये लीगल राइट्स हैं। और ये किसके लिए दिए जाते हैं? ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क के लिए दिए जाते हैं। वर्क आपका ओरिजिनल होना चाहिए। जैसे जो मैं काम कराता हूं आपसे, जिस तरीके से मैं काम कराता हूं आपसे, वो मेरा ओरिजिनल आइडिया होता है। बाकी कंटेक्स्ट, अब डेफिनेशन है तो डेफिनेशन मेरी है नहीं, तो उस पर मेरा कॉपीराइट नहीं है। लेकिन किस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, आपको किस तरीके से रटवाऊंगा, वो मेरा ओरिजिनल आइडिया है और वहां मेरा क्रिएटिविटी लागू हो जाता है। मैंने डायग्राम बनवाया, दैट इज माय ओरिजिनल आइडिया। कल जो मैंने काम कराया, दैट इज माय ओरिजिनल आइडिया, दैट कम्स अंडर माय कॉपीराइट। सो ओरिजिनल आइडिया होना चाहिए। आइडिया इज वन थिंग, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ क्रिएशन जो आपने क्रिएट किया, जो आपने क्रिएट किया। और कोई सा भी हो सकता है, लिटरेरी हो सकता है, यानी किताब लिखी, कोई नॉवेल लिखा आपने, कोई कविता लिखी आपने, ओरिजिनल है आपकी एकदम, वो आपकी हो सकती है। आपने कोई डिजाइन बनाया, डिजाइन आपका इंडस्ट्रियल डिजाइन हो सकता है। आपने कोई सिंबल बनाया, जैसे लोगो होगा, कोई नाम आपने यूज किया, एंड इट हैज टू बी पर्पसेटली यूज्ड इन कमर्शियल ऑपरेशंस। ये कमर्शियल प्रोटेक्शन की बात है। इसी वजह से एजुकेशन के अंदर हम लोग कॉपीराइट को उतना ज्यादा सिंबॉलिज्म नहीं देते। आई कैन टेक एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर विद रेफरेंस टू इट्स कंटेक्स्ट, और मैं उसके ऊपर डिस्कोर्स कर सकता हूं। जैसे प्रेस वाले हैं, प्रेस वाले किताब का रिव्यू लिख रहे हैं, उन्होंने एक रिव्यू के अंदर वहां से 2 लाइनें उठा के लिख दी कि इसमें ऐसा कहा गया है, या अगर मैं उसका लिटरेचर पढ़ा रहा हूं तो मैंने उसको उठाया और मैंने पढ़ाया। एजुकेशन में ये नहीं है। कॉपीराइट डज नॉट अप्लाई एट मेनी प्लेसेस। सो सिर्फ कॉपीराइट नहीं होगा, बहुत सारे अलग अलग होंगे इसके अंदर। तो यहां पर बेसिकली ये इस वजह से है कि कोई चीज मैंने बनाई है तो उसको कॉपीकैट जिसे कहते हैं, जैसे चाइना है, आप इधर बनाओ, चाइना रिप्रोड्यूस कर देता है, तो वहां पर वो कॉपीराइट या डिजाइन के प्रोटेक्शन या पेटेंट राइट्स वीक हो जाते हैं। इंडिया के अंदर भी कुछ हिस्सों के अंदर पेटेंट राइट्स वीक हैं। सो होता यह है कि इसकी वजह से जो लोग कमर्शियल ऑपरेशंस के अंदर काम करते हैं, ग्रोथ करते हैं, बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड ओवर हियर इज इनोवेशन। इनोवेशन क्या हिंदी? हम उन चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं कि वी आर गोइंग टू प्रमोट इनोवेशन। अब ये इनोवेशन आपने कहां पर देखा था? ये वही वाली सीरीज चल रही है मेरी, जिस सीरीज के ऊपर बात हो रही थी। तो स्वच्छ भारत पढ़ाया था मैंने पहले। आत्मनिर्भर भारत के अंदर हमने यही देखा था, इनोवेशन को प्रमोट करना है। हमने वहीं पर ओडीओपी देखा था, तो ओडीओपी के अंदर भी ये काम लागू होगा। तो ये एक कंटिन्यूअस है ओडीओपी, इसको ऐसा नहीं करना कि इसको अलग अलग करके काम कर ले हम, ये कंटिन्यूअम में बनता है। इसके लास्ट पार्ट के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला है। अगली चीज जो यहां पर आती है कि ये अगर हमारे यहां होगा सो हमारे राइट्स हमारे यहां होंगे, आदमी उस राइट को बेच सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक नाम दे रहा हूं, सुना है नाम? ये बंदा था जिसने डायनामाइट बनाया है, बम फोड़ता था, और इसके नाम पर जब उसको लगा कि गलत बन गया, उसका पेटेंट था, तो उससे कमाई होने पर उसने अवार्ड्स के ऊपर वो पैसा खर्चा करना कबूल कर लिया। सो ये क्या है? वो तो मर गया कि जिंदा? कब मरा? कितने साल हो गए? कितने साल पहले जिंदा था? तो इतने सालों के अंदर जो कमाई उसकी हो रही है, वो पैसे से वो अवार्ड्स देता है। तो ये कंटिन्यूअस जनरेशन ऑफ इनकम करता है कि अगर आपने ये प्रोडक्ट किसी और को दे दिया, ये आइडिया किसी और को दे दिया, तो उससे बंदे की कमाई हो सकती है। तो ये कमर्शियल ऑपरेशन में आ गया, सो इकोनॉमी में आ गया। इसी वजह से ये इकोनॉमी में दिया है आपको। नाउ अगर हम हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात करें तो इंडिया की बात आएगी, वर्ल्ड की बात आएगी कि क्या ये ओरिजिन इंडिया में हो रहा है या बाहर हो रहा है। तो सबसे पहला कंटेक्स्ट हमारे पास जो निकल कर आता है, दैट इज हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के अंदर अगर हम बात करें तो वी हैव, आ गया, कौन से पेज पे चला गया?
ओके, पेज नंबर 3 पे कूद गया ये। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखिए इसके अंदर, तो पुराने समय में प्राचीन ग्रीस में, ओल्ड ग्रीस, पुराना ग्रीस और रोमन एम्पायर में कुछ चीजों के ऊपर इन्होंने कहा था कि हाँ ये इसका है, यस ये क्रिएशन इसका है तो इसको मिलना चाहिए, इसका काम यही कर सकता है, लेकिन कोई फॉर्मल लॉ नहीं होता था, कानून नहीं होता था, बट एक अधिकार होता था। इसी को अगर हम हमारे यहाँ पर सिस्टम ऑफ कास्ट से जोड़ना चालू करें तो वो हेरेडिटी बन चुका था। वो बाप अपने बेटे को अपना ज्ञान सिखा के जाता था, तो वो भी उसका एक तरह से प्रॉपर्टी राइट था, अधिकार था, हेरेडिटी था, लेकिन कोई फॉर्मल लॉ नहीं था। अशोका के खंबे में कहीं नहीं लिखा, सो एडिक्ट नहीं है उसका, इंस्क्रिप्शन भी नहीं है उसका, लेकिन काम तो होता था। अगली चीज धीरे धीरे ये हुआ कि थोड़ा सा मिडिल एजेस में आते आते गिल्ड्स बनना चालू हो गई। गिल्ड्स हमारे यहाँ भी थी। गिल्ड का अर्थ होता है किसी भी एक काम, गिल्ड GILD, गिल्ड का होता है कि एक काम करने वाले लोगों का ग्रुप या समूह, तो वो अपने अंदर उस चीज को मैनेज किया करते थे। लेकिन सबसे पहले एक वेनिस के अंदर, वेनिस कहां है, वेनिस कहां है, इटली, शाबाश शाबाश, इटली इज वेरी गुड। वेनिस वो शहर है जिसे नालों का शहर कहते हैं, सिटी वो पानी में वहां पे बोट्स चला करती हैं। सो वेनिस ने सबसे पहला लॉ बनाया था इसके ऊपर। सो वेनिस का लॉ है, इसे कहा जाता है वेनेशियन पेटेंट स्टैट्यूट। ये लॉ बनाया 1474 में, 1474। अब एक बात बताइए, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप लोग अनफॉर्चुनेटली मेंस वाले पुराने नहीं हो, जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा करते थे, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर रेनेसां था, तुमने पढ़ा था, शाबाश। रेनेसां कहां हुआ था, इटली में, तो ये वहां इसका जन्म लेता है। तो रेनेसां अकेला एक जगह पे नहीं है, रेनेसां के बहुत सारे फैक्टर्स निकल कर आते हैं, उनमें से एक फैक्टर ये भी है, इसको पहला फॉर्मल पेटेंट सिस्टम बोला जाता है। ये फर्स्ट फॉर्मल है, पहला फॉर्मल सिस्टम। दूसरा हमारे पास आया था स्टैट्यूट ऑफ मोनोपोलीज। आपको याद होगा, मोनोपोली एबॉलिश कर दी, स्टैट्यूट फॉर मोनोपोली। ये इंग्लैंड का था। तो साहब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सिर्फ चाय नहीं बेचेगी या वो कहीं नहीं दूसरा काम नहीं होगा। बेसिकली इसमें 2 साल मिलते हैं मुझको, 1623 और 1624। सो आई डोंट नो विच टू बिलीव, इसलिए मेरे नोट्स के अंदर मैंने वो आप दोनों दे दिए हैं। तो इंग्लैंड के अंदर ये काम चालू हो जाता है। 1623 और 1624 को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो करेस्पॉन्डिंग इंडिया के अंदर मुगल राज है। मुगलों ने भी काम नहीं किया, बल्कि उनकी वर्कशॉप जरूर थी, कारखाने जरूर थे, बट काम यहां नहीं हुआ, और ये वाला पार्ट हमारे यहां अभी लागू नहीं हुआ। फिर 1710 आता है और कॉपीराइट एक्ट चालू होता है, दैट इज स्टैट्यूट ऑफ एन। ये कॉपीराइट के लिए था। क्या होता है कॉपीराइट की स्पेलिंग क्या है, RIGHT, RIGHT, हाँ यार, कॉपीराइट एक्ट। ये पहला बन गया स्टैट्यूट ऑफ एन 1710, 1710 के अंदर, ये भी इंग्लैंड का है। तो यहां से इनके पास जो लिटरेरी वर्क्स थे उनको कंट्रोल करना चालू कर दिया। अब ये वाला पार्ट भी कहीं ना कहीं इंग्लैंड की हिस्ट्री से जुड़ता है, जहां पर वो स्टेबल हो चुके हैं। इंग्लैंड के अंदर रिवॉल्यूशन पहले हो चुका है, जो वर्ल्ड हिस्ट्री में हम पढ़ते थे कि हाँ भाई यहां पर आपके पास ब्लडलेस रिवॉल्यूशन हुआ था। नेक्स्ट जो हमारे पास यहां पर आता है 19th सेंचुरी का डेवलपमेंट, और इसमें एक कन्वेंशन होता है, और खास तौर पर वो होता है 1883 के अंदर, और बात होती है इंडस्ट्रियल मामलों की, कि इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है तो हमें कुछ लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। दैट इज इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के लिए IP चालू होता है कि ये मशीन मेरी है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है। सो हिस्ट्री के अंदर इनका इवोल्यूशन एक साथ नहीं हुआ, अलग अलग जगह पे हुआ है। फिर एक और कन्वेंशन होता है जिसे ये वाला लिख लीजिएगा, ये पेरिस कन्वेंशन है, पेरिस कन्वेंशन। इसके बाद होता है बर्न कन्वेंशन।
क्या हुआ? अच्छा, बर्न कन्वेंशन 1886 का। अब ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया तो अभी भी आजाद नहीं हुआ है। बर्न कन्वेंशन के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आ गए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, और फर्स्ट कहा जाता है जो इंटरनेशनल लॉ के बारे में बात करता है, इंटरनेशनल लॉ। और मकसद क्या था? किसको सुप्रीमेसी पे देखना है? ये कॉलोनियल रूल की लेगेसी है। इसके बाद में, बहुत बाद में, वर्ल्ड वॉर 1 हो जाता है, वर्ल्ड वॉर 2 हो जाता है, डेवलपमेंट होना चालू होता है, दुनिया को अलग ऑर्डर की तरफ ले जाया जाता है। सो 1967 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, WIPO। WI वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, 1967 वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और ये प्रोटेक्शन की बात करती है दुनिया भर के अंदर। इसी के बाद में फिर 1994 में जब वर्ल्ड LPG से गुजर रहा था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, इसका हिंदी क्या है? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये मेरी पीठ है। बताओ, हिंदी हमें आती नहीं है। सो 1994 के अंदर इन लोगों ने ट्रिप्स चालू करा, TRIPS। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1994 के अंदर इंडिया ने इसको साइन करा, कन्वेंशन है। अब कन्वेंशन को जब साइन करा तो इंडिया के जो लोकल रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, उनको उसके हिसाब से ढालना पड़ेगा। सो दैट इज द पार्ट जो 1967 से शुरू हुआ WIPO में। 1994 में ट्रिप्स आया और IPR WTO के साथ जोड़ दिए गए। IPR किसके साथ जोड़ दिए? ये क्या है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो रहा है? ये एक बहुत बड़ा जाला है, जिस जाले के अंदर जिसने कहीं पर कुछ चीज बनाई है, इन्वेंट की है या लिखा है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके और उसके राइट्स उसको दिए जा सके कि हाँ तुम्हारे पास ये है। इसके साथ ही साथ में इंडिया की अगर हम और बात करते हैं, क्योंकि इंडिया कहां कहां पे काम करता है, तो मैड्रिड सिस्टम फॉर इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क्स, ये अलग था। मैड्रिड सिस्टम 1891 का है। मैड्रिड कहां है? शाबाश, ये मैड्रिड सिस्टम है। ये काय के ऊपर है? ट्रेडमार्क्स। अब देखिए यहां पर भी कौन कौन सी कंट्रीज दिखती हैं आपको? यूरोप दिखता है, क्योंकि कॉलोनियल पीरियड है और कॉलोनियल लेगेसी है ये। फिर ट्रीटी होती है कॉपीराइट की 1996 में। 1996 कॉपीराइट की एक ट्रीटी होती है इंटरनेशनल, कि आपने इधर लिखा उधर छाप दिया, उधर लिखा इधर छाप दिया। आजकल जो डिजिटल वर्ल्ड है उसके अंदर हमारा एक एक्ट है, IT एक्ट, वो इसके ऊपर काम करता है। IT एक्ट इज वेरी स्ट्रिंजेंट, बट ठीक है। देन फोनोग्राम ट्रीटी होती है 1996 की, एंड सो हाउ ये चलता चला गया। तो इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया का ब्रश अप कहां होगा? अंग्रेजों का एक एक्ट था, पैटेंट्स एंड डिजाइन्स एक्ट 1888। पेटेंट्स एंड डिजाइन्स, ये इंग्लैंड का था। पैटेंट्स एंड डिजाइन्स एक्ट कहां का? तो इंडिया में इंग्लैंड का राज चल रहा था। अच्छा, इंग्लैंड में इंडिया का राज नहीं चल रहा था, अब चल रहा है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर अपना वो वहां के, तो उसने तो रिजाइन कर दिया ना, स्कॉटलैंड वाले ने, जो पाकिस्तानी था, स्कॉटलैंड का या आयरलैंड का, कौन था, एक बंदे ने अभी रिजाइन कर दिया, इंडियन ने। एनीहाउ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा पहला वाला ब्रश था कि हाँ अंग्रेजों के टाइम पर ये था। इसी के बाद में यही वाला एक्ट इंडिया में लागू हुआ, इसको कहा गया इंडियन पैटेंट्स एंड डिजाइन एक्ट 1911 में। कौन आया था? कौन सा राजा आया था? जॉर्ज पंचम, जॉर्ज फिफ्थ। और रानी का नाम मेरी कौन सी?
चलो कोई बात नहीं। अब इंडिया आजाद हो जाता है। इंडिया जब आजाद हो गया तो 1957 के अंदर उसने सबसे पहला कॉपीराइट एक्ट दिया। कॉपीराइट 1957, ये पहला एक्ट था जो सरकार ने काम चालू करा, और मेन मकसद था गानों को बचाना, राइटर्स की जितने भी अथॉरिटेटिव वर्क्स हैं, उनके ओरिजिनल क्रिएशंस हैं, उनको प्रोटेक्ट करना। सो लिटरेरी, आर्टिस्टिकल और म्यूजिकल वर्क के ऊपर था। उसके बाद 1970 तक हम किसी तरह से चलते रहे, एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलते रहे। हम इंटरनेशनली उतना ज्यादा काम नहीं करते थे। हाँ होगा भैया, हमारे टिपोलॉजी चल रही, चल सकती। 1970 आते आते इंडिया ने अपने पेटेंट्स लॉ को थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट बनाना चालू करा, और 1970 के अंदर हमारा मॉडर्नाइज हुआ पेटेंट्स एक्ट। पेटेंट्स एक्ट आता है इंडिया के अंदर। क्या भैया, अब आप पेटेंट करा सकते हो। साथ ही साथ में जब आपने ये वाला देखा था WIPO, जो यहाँ लिखा है मैंने, ये बन चुका था। कब बना? इंडिया ने कब बनाया? आ गई बात समझ में कि वर्ल्ड में साइन करके आए हो तो अब बनाना पड़ेगा। सिंपल एज दैट। इसके बाद बाद में हमारे पास इसको चेंज किया गया है 2020 में, क्योंकि डिजिटल एज आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है। ट्रेडमार्क एक्ट आता है 1999 में, ट्रेडमार्क एक्ट अगेन रिनोवेट किया गया है। फिर GI के ऊपर काम होना चालू होता है, जिसको हम बड़ा आजकल पढ़ते हैं। कब से पढ़ रहे हैं? अब तुमको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज GI। GI किसी एक खास जगह की ऑडियो भी वाले मामले के ऊपर बात करता है। अगर मैं ऐसे बोलूं तो कोई गलत नहीं होगा। सो बेसिकली 1999 के अंदर इसके ऊपर दुनिया भर में काम चालू हुआ। 2000 के अंदर इस चीज को हमारे यहाँ लागू करा गया। 1999 का एक्ट है GI। सो 1999 2000। अब ये GI टैगिंग के ऊपर सवाल आ सकता है, MP के अंदर बहुत सारे हैं। फिर आया डिजाइन्स एक्ट 2000। 1911 का जो डिजाइन एक्ट चल रहा था उसको बदल दिया गया। 1911 यहां लिखा था मैंने, सो ये चेंज कर दिया आपने, ईयर था 2000। क्यों करा? अगेन नया मॉडल आ गया। अब अगर आपने कंप्यूटर के ऊपर कोई डिजाइन बनाया है, उस टाइम तो कंप्यूटर के बारे में बातचीत नहीं थी, तो पूरा रिवैम्पिंग हुआ डिजिटल एज को देखते हुए। अब डिजिटल एज के हिसाब से उन्होंने पुराना जो डिजाइन एक्ट था 1911 उसको खत्म कर दिया। साथ ही साथ में उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर, ये तो पहले नहीं थे, IC और इसकी जो डिजाइन होती है उसके ऊपर भी एक्ट लेकर आए ये लोग। क्या आप IC बना रहे हो? डिजाइनिंग है, डिजाइन है। पहले तो मशीन की डिजाइन होती थी, नाउ इट इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ मशीन। सेमीकंडक्टर है, मशीन बोलते हैं उसको, कंप्यूटर को मशीन बोला जाता है। मूविंग पार्ट तो एक पंखा ही होता है बस। तो IC के ऊपर ये एक्ट आया अगेन सेम ईयर 2000। सो ये रिवैम्पिंग वाला मोड है कि हम नई सेंचुरी के अंदर डिजिटल जितना काम हो रहा है उसको भी लेके चल सके। ठीक है। देन प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट। प्लांट वेराइटी, अगर आपने कोई एक नई प्लांट वेराइटी को इन्वेंट किया है तो उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। तो फार्मर्स के राइट्स भी आ गए यहाँ 2001 में। इसका भी हमारे पास एक एक्ट है। तो ये कंप्रीहेंसिव है कि कितनी तरीके से आपकी IP राइट्स को बचाने की कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से। अदरवाइज चोरी तो कोई भी कर सकता है। फिर 2012 में अगेन कॉपीराइट एक्ट को चेंज किया गया। सबसे पहले वही था, ऊपर लिखा है, ये अमेंड किया गया। और अमेंडमेंट क्यों हुआ? क्योंकि डिजिटल फोटोकॉपी कर ली, CD बना के भेज दी। म्यूजिक इंडस्ट्री पायरेसी से सबसे ज्यादा ग्रसित है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पायरेटेड वर्जन चलते हैं। तो वो क्या है? वो लॉस है कहीं ना कहीं। जिसने बनाया, अगर आप उसका फायदा ले रहे हो, तो लोगों ने कहा कि यार पायरेसी तो होगी, तो इससे अच्छा है कि फ्री कर दो। लिमिटेड एडिशन फ्री है। फॉर एग्जाम्पल अभी GPT में 4 पे बात कर रहा हूँ। किसी को मिला 4 अभी तक? 4 फ्री में थोड़ी देर के लिए। तो मैं वेट करता हूं जब मुझे 4 वाला काम होता है, जब वो मेरे को अवेलेबल होता है, तब मैं 4 वाला काम करता हूं। तो 2, 3, 4 के अंदर मेरा काम खत्म हो जाना चाहिए। तो आई हैव टू कंस्ट्रक्ट दोस काइंड ऑफ सिस्टम। मेरे वो प्रॉम्प्ट होते हैं। अब उनको मालूम है कि ये कर लो। क्लॉड हमारे यहाँ फ्री है, लेकिन क्लॉड भी पूरी तरह से आपको फ्री नहीं रहता, थोड़ी लिमिट के बाद बंद हो जाता है। इसी तरह से जो दूसरे जितने भी टूल्स हैं जो इंडिया के अंदर फ्री करे गए, वो इसी वजह से फ्री किए गए कि थोड़े बहुत में तुम खुश हो लो। अदरवाइज हमें मालूम कि हम बनाएं उधर तुम टिक लोगे।
पायरेट कर लोगे और पायरेटेड चलाओगे, हम कुछ नहीं कर सकते। सी वाला खेल है। अगर आप यही वाली बात करेंगे तो बहुत पहले जो सॉफ्टवेयर आया करते थे, सॉफ्टवेयर, आजकल क्या हो गया, क्लाउड सॉफ्टवेयर है, आप फ्री में यूज कर लो, है ना। तो वो क्यों है? क्योंकि उनको मालूम है कि तुम पायरेसी करोगे, तो पायरेसी का तोड़ है ये वाला काम है। तो वो तोड़ है, 100% स्ट्रिंजेंट आप नहीं हो सकते। तो जहां जहां काम किया जा सकता है वहां हो जाता है। साथ ही साथ में अब जो हम लोगों का अप्रोच है वो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। अब इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने इन सब के लिए 2012 के बाद, ये बहुत ध्यान से समझना, 2016 इंडिया ने अपनी आईपीआर पॉलिसी बनाई है। मैंने यहाँ डिटेल नहीं देना है, ये मेंस का काम है। अगर आपका पढ़ा हुआ है तो आप आईपीआर पॉलिसी की सिनॉप्सिस पढ़ सकते हो, बड़ा आसान है। मैं तुमको चैट जीपीटी पे कमांड दे दो, क्रिएट अ सिनॉप्सिस ऑफ आईपीआर, आपको आ जाएगा, बड़े आराम से मिल जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। सो यहाँ पर आईपीआर के प्रोसेसेस और उसको किस तरह से एनफोर्स करना है, एफिशिएंसी कैसी होगी, वो चालू किया गया 2016 में। अब कर तो दिया, लेकिन करा अकेला वो वाला पार्ट होता नहीं है कि सिर्फ एक चीज कर दोगे, उसको लागू करने के लिए मैकेनिज्म बनाना पड़ता है। तो मैकेनिज्म कैसे आएगा उसको भी देखना पड़ेगा। क्या बात है, तो बहुत ही गंदा हो रहा है। रीजन क्या है? हार्ट इज द रीजन इज द ओके। बहुत गंदा बोल रहा। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है, ये भी सीख रहे हैं। ओके, फिर हम लोगों ने बनाया 2016 में आपकी क्या आई, आईपीआर पॉलिसी। इसी के साथ में उन लोगों ने एक मैकेनिज्म बनाया, सेल बनाया, आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट, CIPAM, सेल, सी फॉर सेल, फॉर आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट, कि हम हमारी जनता को जिनके पास जो भी चीजें हैं, जो उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, हम उनको प्रमोट करें। फॉर एग्जाम्पल, बासमती राइस को रजिस्टर करा लिया, नीम के ऊपर काम चल रहा है, हल्दी के ऊपर काम चल रहा है, जो हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल नॉलेज है, जिसके ऊपर मैं हमेशा बात करता हूँ कि ट्राइब्स के ऊपर, कि उनका ज्ञान अद्भुत है, एंड इट इज लूजिंग आउट बिकॉज वी आर नॉट एबल टू प्रिजर्व इट। अगर हम उस ज्ञान को प्रिजर्व कर लेंगे तो ऑल्टरनेट थॉट चालू हो जाएगा जो कॉमन थॉट से अलग है। और इसी को अगर आप ध्यान देंगे तो सरकार ने एक स्कीम चालू करी है, ये क्या है, ऑल्टरनेट मेडिसिन है, आयुर्वेदा, यूनानी, योगा। तो तुम ऐसे ही पढ़ोगे क्या, ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, ए, अच्छा, एच फॉर होम्योपैथी, होम्योपैथी है नेचुरोपैथी। ठीक है, ऑल्टरनेट मेडिसिन है ना। अब इसके अंदर इन चीजों के ऊपर जितना नॉलेज कंटेंट है, इन सारे कंटेंट्स को अगर आप निकालना चालू करोगे और उसके ऊपर आप अपना कॉपीराइट या पेटेंट लोगे या ट्रेडमार्क बनाओगे और उसका कमर्शियल ऑपरेशन करोगे, यू कैन डू इट। सो इंडिया हैज दैट पोटेंशियल। अनफॉर्चुनेटली वी डोंट सी व्हाट वी हैव। हमारे पास जो है उसे हम नहीं जानते। हमें कब पता चलता, जब माथो दुखता है तो पता चलता है कि माथो है ना। पिट्टू दुखा बच्चे का, वो कर रहा, क्या हो गया बेटा, डॉक्टर के पास दवाई दे दी। पेट तो पहले ही था, एहसास नहीं होता, हाथ है, एहसास नहीं होता। ईश्वर ने जो दिया है उसका हमें एहसास नहीं है। इसके ऊपर मैं हमेशा एक चर्चा और करता हूं कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी हुआ करती थी जिससे लोहे पे रस्ट नहीं लगता था। वेयर इज दैट टेक्नोलॉजी? लॉस्ट। क्यों? बिकॉज जिसके पास थी उसने सिर्फ ये सोचा होगा कि मैं अपने बच्चे को दूं, वो स्प्रेड नहीं हो पाई। तो उसके एग्जाम्पल्स हैं, न सिर्फ कुतुब मीनार के पास खड़ा, धार में पड़ा हुआ है, टुकड़ों में, लेकिन है तो सही, उसमें कुछ इंस्क्रिप्शन नहीं है, इसलिए वो हमारे पढ़ने में नहीं आता। तो वो कब बना था, वी कैन नॉट नो फॉर एग्जैक्ट कि ये किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया। दुनिया भर में एंटी रस्ट इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, दुनिया भर के अंदर लॉसेस खतरनाक है। अगर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आज होती तो हम भी एक खंबा अवार्ड दे देते।
दिल्ली के खंबे के ऊपर कुतुब मीनार वाला पिलर दे सकते हैं। खंबा अवार्ड, क्यों? हम दुनिया भर में उस टेक्नोलॉजी को बेचते और उससे आने वाला जो पैसा मिलता उसका हम खर्चा करते। काय पे? काय पे? अवार्ड देने पे, और भी किसी चीज पे करा जा सकता है। तो वी कैन अर्न मनी फॉर दैट। इसी तरह से एक, अब ये तो आपने बना दिया, ठीक है, सेल है आईपीआर के लिए, प्रमोशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए। अब हम बात करें कि भैया पंगा हो गया, मैंने इस तरीके से पढ़ाया, मैंने ये वाला चीज बताया, इस तरीकों को करने का तरीका बता दिया, बहुत आसान से हो जाएगा। एक साहब हमारे कंपटीटर ने चुरा लिया और उसने अपनी कॉपी के किताब में छाप लिया। सो अब मैं कहां जाऊंगा? मैं अपील किसको करूंगा? ये टेक्निकल नेचर है। टेक्निकल नेचर इज डिफरेंट, नेचुरल लॉ इज डिफरेंट। तो इसी वजह से हमारी एनजीटी बनी, जब हम वो पढ़ते हैं तो वो समझ में आता है। तो आईपी अपीलेट बोर्ड बनाया गया। आईपी अपीलेट बोर्ड, अपील करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया जिसे कहा जाता है आईपीएबी। 2003 में बना है। और ये किसकी अपील सुनता है? कि साहब जो ट्रेडमार्क या पेटेंट राइट इसको रिजेक्शन हो गया, हमारी फाइल को, हमारे आई तो ओरिजिनल है, हमारा ये है, तो अपील बोर्ड सुन सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बोर्ड बनाया जहां से आपको रजिस्टर कराना है वही वही काम करेगा, उसके खिलाफ भी सुनवाई हो सकती है और उसके लिए आप बोर्ड में जा सकते हो। 2022 के अंदर, वेरी रिसेंट हिस्ट्री के अंदर, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक केस आया और उस केस के अंदर से एक जजमेंट जो दिया गया, उसके अंदर कहा गया कि आप आईपी डिस्प्यूट्स को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को सुनने के लिए एक रूल सेट अच्छे से बनाइए, मैकेनिज्म क्लियर क्रिएट कीजिए। और साथ ही साथ के अंदर उन्होंने ये भी बोला कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से जुड़ने वाली जितनी समस्याएं हैं, बहुत सारी चीजों के ऊपर उन्होंने बातचीत की। सो लेटेस्ट वर्डिक्ट हाई कोर्ट दिल्ली का है जो इसके ऊपर है। इंडिया ने 1995 में डब्ल्यूटीओ वाली, डब्ल्यूआईपीओ, डब्ल्यूटीओ, इन सब की मेंबरशिप ले रखी है, ये एक सिग्नेटरी है। तो इस मेंबरशिप के तहत, एक पार्टी के तहत, उसकी कुछ ड्यूटीज भी हैं, उन्हें वो ड्यूटी पूरी करनी है। अब ये जब ड्यूटी पूरी करने की कोशिश करते हैं तो हमारे यहाँ बहुत सारी चेंजेस दिखते हैं स्लोली। एंड साथ ही साथ में हम लोग 1928 का बर्न कन्वेंशन, इसके भी मेंबर है। अब ये अंग्रेजों के टाइम का है। इसके साथ में हम लोग 1998 का पेरिस कन्वेंशन, इसके भी सिग्नेटरी हैं। और पीसीटी 1998, पीसीटी, देन मैड्रिड प्रोटोकॉल 2013। तो घूम फिर के हम कहां आ गए? वही जगह पे पहुंच गए, ईयर बदल गए और मॉडर्नाइजेशन हो गया। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हाउ हम लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं। अब ये देख लें कि होते क्या है, किस तरह के होते हैं। लेट अस टॉक अबाउट दैट। तो सबसे पहली चीज एक होता है जिसे बोलते हैं पेटेंट। नंबर 1 इज पेटेंट। डिजाइन हो गया, कोई सा भी आर्टिस्टिक वर्क हो गया जिसको आप पेटेंट करा सकते हो। ऐसी तरह से जैसे माइक्रोफोकस का लोगो है ना, मैंने उसको कभी वो नहीं कराया, म्यू एफ है वो, इलेक्ट्रॉनिक्स का माइक्रो स्टैंड्स फॉर म्यू, वो बेसिकली कैपेसिटेंस है, माइक्रोफैराड्स, एक्चुअली वहां से टिपा हुआ है ये, मगर एफ कैपिटल में आता है हमारा एफ, है ना, आर्टिस्टिक है थोड़ा सा। सो व्हाट इज दैट? दैट इज माय लोगो, है ना। अभी हमारा एक और एसोसिएशन बनने वाला है, एक जगह जुड़ने वाले हैं, तो उनका भी अब लोगो साथ में चलेगा। तो लोगो अभी बन रहा है, इन प्रोसेस है, तो अभी हम उसके बारे में चर्चा तो करेंगे नहीं, लीक हो गया तो। सो दैट इज वन थिंग। तो इसका क्या हो गया? ये मेरा ट्रेडमार्क बन गया। तो ट्रेडमार्क क्या है? इसी तरह से आप देखोगे तो किसी का भी एक सिंबल होता है, आप उसको देख के समझ जाते हो कि हाँ ये है। अब एक एग्जांपल के तौर पर मैगी आती है, मैगी कौन से रंग के पैकेट है? अब मैं वो उसको काले रंग में कर दूं तो आप खरीदोगे क्या? रंग का भी खेल पड़ता है, फॉन्ट का भी खेल पड़ता है, उसे कहते हैं ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का भी असर होता है। एक एग्जांपल के ऊपर, बचपन में कैडबरीज आती थी, बड़ी महंगी आती थी, तो लोकल इंडियंस ने सेम टू सेम कैडबरीज की जगह चौधरीज लिख के बेच दिया। खाई है हमने, इसलिए हम बता रहे हैं। ये बाद में समझो ये कैडबरी नहीं है, अच्छा हाँ, लेकिन उसके बाद क्या हो गया? लॉज इतने ज्यादा स्ट्रिंजेंट हो गए कि अब आप वो काम नहीं कर सकते।
सकते हो। तो ट्रेडमार्क दूसरा हो जाता है। तो ट्रेडमार्क के अंदर बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। ट्रेडमार्क सेकंड हो गया। इसकी भी मोनोपोली आपकी हो सकती है। अगर आपने अपना ट्रेडमार्क बनाया, किसी एक ब्रांड को बेचते हो, तो वो आपका हो सकता है। इसी तरह से तीसरा है कि मैं कोई काम कर रहा हूं जो यूनिक है, तो उसका मैं कॉपीराइट ले सकता हूं कि आपको इसको कॉपी करना है, आप मुझसे परमिशन ले लीजिए। चौथा हो जाता है कि अगर मैं कोई एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाता हूं, नई कोई टूल बनाता हूं, कोई मशीन बनाता हूं, तो दैट इज डिजाइन। कौन सा डिजाइन? इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल डिजाइन वाली बात आ जाती है। अगली चीज के ऊपर फिर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर अपना हमने कहा कि यार जो लोग लोकल हैं, लोकल नॉलेज को प्रिजर्व करना है, प्रोमोट करना है, तो हमने बात करी ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस की, काय की? जीआई की। 5 के अंदर आ गया हमारा जीआई, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स। और लास्टली होता है जो हम कई बार नहीं बताते कि दिस इज आवर ट्रेड सीक्रेट। इसको तो ढूंढना ही मुश्किल है यार, इसके ऊपर तो डेटा ही नहीं मिला है मुझे। इसका भी इतना सीक्रेट है कि इसका डेटा नहीं है। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर लॉन्ग बैक कोका कोला कैंपा कोला के नाम से इंडिया में आया करती थी, बाद में कैंपा कोला हुई थी शायद वो। तो कोका कोला के ऊपर बोला आप अपना वो दो फॉर्मूला, बोला हम नहीं दे रहे, उसके अंदर इंग्रेडिएंट एक्स डलता है, तो बोला आप नहीं दोगे तो छोड़ दो, वो इंडिया छोड़ के चले गए। फिर इंडिया एलपीजी में पहुंचा, तो पेप्सी पहले आया, कोला बाद में आया, और कोला जब आया तो उनकी वॉर चालू हुई। तो पेप्सी कोला वॉर कहते हैं उसको, भयंकर एड देना, रेट डाउन कर देना। तो दैट इज दे कैन अफोर्ड टू डू दैट। उसके चक्कर में हमारे यहाँ का थम्स अप, पार्ले प्रोडक्ट का सुना है, थम्स अप आज भी आता है, लिम्का पार्ले प्रोडक्ट का, वो मोनोपोलीज इतनी पावरफुल हो गई कि वो सस्टेन नहीं कर पाया, वो बेच नहीं पाया, वो इतना बड़ा जायंट नहीं था, तो उसने वो दोनों ब्रांड बेच दिए। एक और आता था, ऑरेंज का आता था, गोल्ड स्पॉट, वो भी कोल्ड ड्रिंक थी, गायब हो गई। सो इंडिया में जब ये एलपीजी आया तो बाहर वाली कंपनीज ने अपना डोमिनेंस किया, उनकी क्वालिटी बेहतर थी, एड बेहतर था, तो हमारे यहाँ के लोग सस्टेन नहीं कर पाए। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए कंपटीशन कमीशन आया। तो कंपटीशन कमीशन अब ये देखता है, तो जैसे जैसे प्रॉब्लम्स होती जाती है इकोनॉमी के अंदर, प्रैक्टिकल इकोनॉमी के अंदर, हम उसको वर्क करते रहते हैं। सो अब जो मैं सेटिस्फाइड हूं आप लोगों को, क्योंकि इकोनॉमी हमको वैसी पहले भी नहीं पढ़नी होती थी, लेकिन आज हमको जो चल रहा है उसको देखते हुए प्रमोशन डालना है, उसको देखते हुए काम करना है। इसलिए आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद व्हाट वी हैव इन इकोनॉमी प्री का। अदरवाइज वो पढ़ा रहे हम जीडीपी क्या है भैया, जीएनपी क्या है भैया, प्रोडक्ट क्या होता है, कितनी तरह की इकोनॉमी होती है, क्या मतलब है? प्रैक्टिकल ये है, ये पढ़ के जाओगे तो वहां देख के समझोगे कि तुम क्या कर सकते हो। आप कहीं गांव में पहुंच गए, आप हाट बाजार आपके अंडर में, उस हाट के अंदर बोलो यार ये आइटम क्या है, बोले ये तो हमारे यहाँ की खासियत है। अच्छा चलो आओ कोने में, बोले बताओ, तो यू कैन प्रमोट दैट बिजनेस, उस जगह की लोकल इकोनॉमी सुधरेगी। इसलिए कनेक्शन बनेगा तुम्हारा, जो मैंने कहीं पे लिखा था OTOP, आत्मनिर्भर भारत, इसके साथ लेके चलना, तो तुम्हें बड़ा क्लियरिटी आएगी कि इसका प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत सही है। सो ये हमारे पास हो जाते हैं अलग अलग तरीके के टूल्स, औजार जो आप कर सकते हो। अब इनको छोटा छोटा देख लें कि क्या क्या होते हैं ये। ब्रीफ में मैंने कहा कि इन सब के ऊपर मैं मेंस का पूरा आंसर लिख सकता हूं, अलग अलग तरीके से लिख सकता हूं। यहां पर हम सिर्फ ब्रीफ की बात करेंगे। ये इन्वेंशन और डिस्कवरी के ऊपर होता है। आपने इन्वेंशन करा, नया तरीके का सरौता बना दिया सुपारी वाला, वो आपका इन्वेंशन है, नया स्टाइल, पेटेंट ले लो उसके ऊपर। वहां पे कई बार लिखा होता है पेटेंट पेंडिंग, नंबर लिखा देता है। पेंडिंग मतलब हमने अप्लाई तो कर दिया है, बट जब आएगा तब हम उसको लागू करेंगे, तब तक के लिए आप सचेत रहिए, पहले लिख देना वो बेहतर होता है। अब क्राइटेरिया क्या होता है? नया होना चाहिए और इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। नया होना चाहिए, पूरे वर्ड्स नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, जो मेरे नोट्स में है मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं। ऑनलाइन वालों के लिए पीडीएफ वाला जो क्या बोलते हैं, ड्राइव के ऊपर जो पीडीएफ का फोल्डर है उसके अंदर अपलोड कर दिए, आई थिंक सो, चेक कर लेना, कई बार नहीं करता हूं, बोल देता हूं, है ना, ध्यान नहीं रहता। और इसका एक टाइम पीरियड होता है, जनरली इसका टाइम पीरियड है 20 साल।
20 साल तक के लिए पेटेंट दिया जाता है, उसके बाद फिर रिन्यू वगैरह कराना पड़ता है। अब 2024 मार्च, यहां जो मैं अब डेटा बोल रहा हूं, मेरी वार्निंग है, ये डेटा इंटरनेट से उठाया गया है, हालांकि रिपोर्ट से उठाया गया है, लेकिन इसको वेरीफाई हम नहीं कर पाए। तो जहां मैं वेरिफिकेशन नहीं कर पाता हूं, मेरे नोट्स के अंदर या तो क्वेश्चन मार्क दे देता हूं या मैं डिस्क्लेमर ओपन देता हूं कि इसके ऊपर कृपया करके आप अपना डिस्क्रिप्शन रखें, पीएससी वाले हैं। ब्लाइंडली फॉलो कभी मत कीजिए, किसी को भी मत कीजिए, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग माय नोट्स। ये सत्य है, क्योंकि मैं पढ़ा के निकल जाऊंगा, मैं बोल दूंगा कि साहब ये वाली साइट से निकला है, लेकिन आपको अगर वहां एग्जाम में आ गया, गड़बड़ हो सकती है, फिगर अगर आ गया, क्योंकि हम एक बार भुगत चुके हैं ये काम। सो आई वॉन्ट यू टू यूज योर डिस्क्रिप्शन। 3,98,361 पैटेंट ग्रांट हो चुके हैं मार्च 2024 तक। 2021-22 के अंदर 66,440 पैटेंट की एप्लीकेशन आई थी। फिर 21-22 के अंदर एक और फिगर मिला है 61,573। अब आप मुझे बताओ, एक ही जगह का 21-22 का मैंने आपको दो फिगर लिख के दिए, क्यों? क्योंकि मुझे खुद कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं किस फिगर को सही मानूं, और ये अक्सर होता है। तो सामने वाला कर देगा तो एटलीस्ट आपके सामने वो दोनों फिगर है, बट मैंने आपको क्लियरली वार्न कर दिया कि डू नॉट ट्रस्ट एनीवन, एनी सोर्स, ट्रस्ट योरसेल्फ कि आप क्या ले रहे हो, क्योंकि डिसीजन अल्टीमेटली आपको वहां लेना है। मध्य प्रदेश के अंदर यहां पर थोड़ा सा डाउट है, लेकिन हमको एक फिगर मिलता है रिपोर्ट में, 1.01% ऑफ टोटल पेटेंट्स अमाउंट फ्रॉम एमपी। बस बस बस, ये बड़ी पुअर सिनारियो है हमारी। पूरे मध्य प्रदेश का टोटल परसेंटेज एरिया कितना है? रफली 10%। रफली पॉपुलेशन को अगर हम देखेंगे तो रफली कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन है? बड़ी सारी पॉपुलेशन है, लेकिन हम यहां कहां जा रहे हैं? दैट इज वेरी पुअर, एक्सट्रीमली पुअर। इसके अंदर हमारे पास स्कोप बहुत ज्यादा है। ट्रेडमार्क में ब्रांड नेम, लोगो, जिसे कहते हैं ब्रांडिंग, इसको प्रमोट किया जाता है, इसको प्रोटेक्ट किया जाता है कि हाँ ये आपका ब्रांड है। और अगर आपने इसका कहीं पे भी एक बार भी आपने डिस्प्ले कर दिया या आपने अपना बना लिया ना, इट बिकम्स योर्स। उसके अंदर जरूरी नहीं कि आप रजिस्टर ही करो हमेशा, कि बिना रजिस्टर करे वो नहीं है। आपको बाद में अगर कोई चीज होती है तो उसके अंदर आपको फाइट करना पड़ सकता है। अगर आपका पहले रजिस्टर होगा तो उसके अंदर वो फाइट नहीं होगा। यू कैन डू एनीथिंग। इसके अंदर लीगल क्राइटेरियाज है। 31,02,761 ट्रेडमार्क्स रजिस्टर्ड है। अब यहां पर 21-22 में जो दो डाटा मिले हैं, 4,87,000, यहां तक तो कंफर्म है, लेकिन बाद वाला डेटा वेरी कर जाता है, 828 और 918। तो 21-22 के अंदर इतने ट्रेडमार्क्स रजिस्टर्ड और फाइल्ड हुए हैं। मध्य प्रदेश में 1,78,234 ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। 21-22 का डेटा वही है। आई हैव अ डाउट इन दैट, इसलिए मैं उसको बोलना उचित नहीं समझता हूं। अब कॉपीराइट किसके ऊपर आएगा? लिटरेरी, आर्टिस्टिक, म्यूजिकल वर्क। कॉपीराइट किसके ऊपर आएगा? लिटरेरी, आर्टिस्टिक। अब वो हमारे पीछे भैया है, मस्त म्यूजिक देते हैं, मूवी में भी म्यूजिक देते हैं, कभी कभी भयंकर बढ़िया बजाते हैं। अब उन्होंने एक नई धुन बनाई, हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हमने वो धुन रिकॉर्ड कर ली, और मेरा वो वीडियो पढ़ाते पढ़ाते वो सुपर हिट डुपर हिट हो गया, मेरी तो नहीं है। तो यूट्यूब के अंदर कॉपीराइट लगता है। अगर मैंने किसी की म्यूजिक डाल दी इसके अंदर, तो वो सीधे उठा देता है कॉपीराइट, बंद। उसके ऊपर आपका मोनेटाइजेशन नहीं होगा। भले ही आपको चंद पैसे मिल रहे हैं, मोनेटाइजेशन तो हो रहा है, तो वो बंद कर देता है। फिर आप उसको रेज करो, कंप्लेंट करो कि बोले भैया ऐसा है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। कृति, कृति, अच्छा आप हैं, आज देख रही हैं, वेरी गुड। नहीं तो जनरली आप आके हाय हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू बोल देते हो। ओके गुड। सो क्राइटेरिया समझ में आ गया। किताब लिखी आपने, फिल्म बनाई आपने, गाना बनाया, कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया, इसके अंदर लाइफ टाइम ऑफ ऑथर, पूरे जीवन तक मेरा कॉपीराइट है। इसके साथ ही साथ में 60 साल और प्लस 60 इयर्स, मरने के बाद 60 इयर्स, लाइफ टाइम ऑफ ऑथर, यानी अगर मैंने कोई भी क्रिएटिव वर्क किया है तो मेरा पूरा जीवन और 60 साल। तो जो व्यक्ति चला गया उसकी मौत को 60 साल हो गए, अब वो कॉपीराइट में नहीं है। इसी वजह से आप देखना कि बहुत पुरानी फिल्मों के रीमेक, या तो वो उसका राइट ले लेते हैं कि हमको रीमेक करना है, दे कैन डू इट, दे कैन डू इट। 18,704 कॉपीराइट रजिस्टर्ड है। मार्च 2024 का डेटा दे रहा हूं मैं आपको, मार्च 2024। अब आइए इंडस्ट्रियल डिजाइन्स।
डिजाइन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो भी चीज आप देखते हो, जो भी चीज आप सोचते हो, जो भी चीज आप ऑब्जर्व करते हो, उन सब का एक डिजाइन होता है। उस डिजाइन के अंदर, अब आई डोंट नो इस स्टेपलर के अंदर कहीं पैटेंट लिखा है क्या? नहीं लिखा। अब जैसे ये डिजाइन सो वर्क कर रहा है, तो जिसका है उसने अगर इसका डिजाइन पैटेंट कराया हुआ तो नोबडी एल्स कैन मेक इट अनटिल अनलेस उसका लाइसेंस दे। अगली चीज जो हमारे पास यहाँ है इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग के अंदर, तो 10 साल और 5 साल, 10 साल और फर्दर 5 साल, यानी 15 साल तक इंडस्ट्रियल डिजाइन चलती है। उसके बाद यू कैन रीपो इट, और थोड़ा सा चेंज करने के बाद सो हमारे यहाँ 2,36,899 इंडस्ट्रियल डिजाइन रजिस्टर्ड हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स अगला आ जाता है जीआई। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीधा सीधा रिलेशन में आता है ओडीओपी के साथ, आत्मनिर्भर भारत के साथ। और लास्ट ओडीओपी की सेशन के अंदर मैंने आपसे बोला था कि जीआई की लिस्ट निकाल के रख लेना, इसमें दे दी है मैंने नोट्स के अंदर। सो जीआई 10 साल के लिए है और रिन्यूएबल किया जा सकता है इंडेफिनेटली। आप उसको बार बार रिन्यू करा सकते हो जब तक आप चाहो तब तक, जब तक वो चीज ज्यादा दूर तक फैल नहीं जाती या उसका फैलाव और खतरनाक नहीं हो जाता। ट्रेड सीक्रेट्स कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन के ऊपर होता है। कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से आप धंधा करते हो, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कोका कोला का, तो ट्रेड सीक्रेट है। लेकिन अगर उसके अंदर हानिकारक तत्व हुए तो उसकी चेक करा लो आप उसमें से चेकिंग के पता चल जाएगा कि हानिकारक तत्व है तो हम बंद कर देंगे, नहीं है तो चलने दो, वो वाला काम। तो यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गए आपके कि क्या होते हैं आईपीआर? एनी डाउट? कितने तरीके के होते हैं, चलो बताओ। 6 तरीके, कौन कौन से? अच्छा भैया, कोई फॉर्मूला बन रहा है? क्वेश्चन यहाँ पर यही है आएगा। अब इसके आपको जो पॉइंट्स मिलते हैं वो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर, इसकी रिपोर्ट आती है। मैंने जो बात बोली है आपको वो 2023 की रिपोर्ट से है। पहला ये रेफरेंस। दूसरा रेफरेंस है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया रिपोर्ट 2023। वहां से हमने टीपा है, तो हम पहले ही डिस्क्लेमर देते हैं पढ़ाने के लिए कि भैया उनका कॉपीराइट है ना। फिर WIPO ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, वहां से भी ये टीपा गया है, तो हमने ये टिप टिप के बता दिया। अब आ जाए मध्य प्रदेश पे, तो भैया मध्य प्रदेश में पेटेंट रिमेन्स द सेम, डेफिनेशन डज नॉट चेंजेस। ऑल्सो द डेफिनेशन फॉर ट्रेडमार्क डज नॉट चेंजेस, ऑल्सो कॉपीराइट एक्ट डज नॉट चेंजेस। ये सारे लॉ वैसे के वैसे चलते हैं जैसे इंडिया के अंदर चलते हैं। सो बेसिक इज ओवर। अब एमपी के अंदर क्या हुआ कि जब ये आना चालू हुआ तो इंडिया में एक एमपी के अंदर एक फैसिलिटेशन सेल 2016 आई, तो हमने यहां पर उसी टाइम पर फैसिलिटेशन सेल बना दिया कि हाँ हम ये फैसिलिटी को देंगे। क्यों आया? क्योंकि पॉलिसी आ गई। पॉलिसी के साथ साथ हमने वो देना चालू करा। आईपीआर अवेयरनेस के प्रोग्राम चालू करे। पेटेंट फाइलिंग असिस्टेंस सरकार देती है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इनिशिएटिव होते हैं जो वर्कशॉप देती है, ट्रेनिंग देती है और फाइनेंशियल सपोर्ट भी देती है कि हाँ आप आईपीआर में काम करिए। फिर आईपीआर रजिस्ट्रेशन इंदौर में होता है आईपीआर का। ऑनलाइन प्रोसेस है। एनआईडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, ये मध्य प्रदेश का एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे ज्यादा पेटेंट, ट्रेडमार्क और इनके ऊपर काम करता है। फिर एमपीसीएसटी मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये पेटेंट एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराता है, प्रमोट करता है। इनके ये है कि हम किसी तरह से ज्यादा दायरा बनाएं और ज्यादा से ज्यादा पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जीआई लेकर आ सके। फिर एक है पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर, ये पेटेंट के डाटाबेस में से निकाल कर बताता है कि आपको किस चीज के पेटेंट की आवश्यकता है भी या नहीं, या कोई पहले से बना चुका है या नहीं, डिजाइन पहले बन चुका है या नहीं। अब जैसे लोगो की डिजाइन, आप कैनवा नाम का एक सॉफ्टवेयर खोलिए, कैनवा पे आप लोगो टाइप करिए, आपको लाखों मिल जाएंगे। वो डिजाइन सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर कुछ पेड है, कुछ फ्री टू यूज है। जो फ्री टू यूज है आप उसको ले लीजिए, आप उसके ऊपर वर्क कर लीजिए, कॉपीराइट नहीं लगा।
इसी तरह से अगर आप कोई वो देखते हैं, रील देखते हैं, शॉर्ट देखते हैं, तो उसमें म्यूजिक बैकग्राउंड का चलता है। अगर वहां पे अवेलेबल म्यूजिक है, उसको आप यूज कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई म्यूजिक डाला और उसका कॉपीराइट है तो यूट्यूब आपको सीधे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है कि तुल्ले साहब ये हाउ आपका नहीं है, आप कैसे कर रहे हो। सो जब भी हम ये पूरा वीडियो अपलोड करते हैं उसके बाद ये प्रोसेस होता है और प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो वो जज करता है कि क्या इसके अंदर ऑडियो वीडियो है, तो ऑडियो वीडियो के अंदर कहीं उनके डेटाबेस के अंदर ऐसा कुछ तो नहीं है जिसकी वजह से किसी का कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो रहा हो। सो चूंकि मेरा ओरिजिनल क्रिएशन रहता है इसलिए 99.99999% मतलब हजारों के अंदर मेरे आज तक 3 या 4 कॉपीराइट के आए। एक जिसके अंदर वाला आया था 15 अगस्त या 26 जनवरी को था और मैंने सारे जहां से अच्छा धुन लगा दी थी, उन्होंने उठा के उसको कॉपीराइट रख दिया। उन्होंने बोला आप इसको यूज कर सकते हो, मोनेटाइज नहीं होगा, हमने हटाई दिया उसको। मैंने कहा वो करना ही नहीं काम, क्योंकि यूट्यूब इज वेरी 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 स्ट्रिंजेंट। बाकी जो है वो उनमें सब चला हुआ है। आप इंस्टा के ऊपर देख रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसके अंदर आप बना के डाल देते हो। टिकटॉक वैसे ही था, तो दे कैन यूज इट। तो कितना पोर्शन आप यूज कर रहे हो, किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, वो चीजें अलाउ करी जाती हैं, उसकी वजह से काम हो जाता है। अगला गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम होता है NIPAM, ये नेशनल है, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन, निपाम। एक नापाम बम होता है, ये निपाम है। NI नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन, ये नेशनल लेवल के ऊपर है। एमपी गवर्नमेंट इसके अंदर रेगुलरली पार्टनरशिप रखती है अपनी और काम करती है। अगला हमारे पास होता है RGNIIPM, राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। कब बना, कहां बना, ये नहीं लिखा है मैंने, ये आ सकता है। कब बना, कहां बना, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला है GI रजिस्ट्रेशन। तो GI की लिस्ट अभी हम बात करते हैं। फिर अभी रिसेंटली नेशनल जुडिशियरी अकेडमी की एक रिपोर्ट आई थी IPR लॉज के ऊपर, बहुत सारी चीजों के ऊपर उन्होंने काम करा है। ये रेगुलरली अलग अलग जगह से जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको इकट्ठा करके उन्होंने काफी बड़े पैमाने के ऊपर बात की है कि आपको IP को सुधारना है, जरूरी है। बाकी आपको MP का मैंने यही बता दिया था कि 1.01% टोटल पेटेंट एप्लीकेशन थे 21-22 के अंदर जो मध्य प्रदेश से गए थे, और मैंने कहीं लिखा भी था, ये लिखा हुआ कि ये पुअर परफॉर्मेंस है, वी हैव टू इंप्रूव ऑन दिस पार्ट। कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिनके ऊपर MP गवर्नमेंट जो भी मैंने पॉइंट बोले उनके ऊपर काम कर रही है। देन यहां पर एक कुछ नोटेबल मैंने नाम लिखे हैं, जैसे एक दसरी अश्वित कुमार जी हैं, इन्होंने ट्रैंकुलाइजर डार्ट बनाया है, बेहोश करने वाला डार्ट, जानवर वानवर भी मारते होंगे, तो ये हमारे यहाँ का पेटेंट है। एक बाथरूम चेयर बनाई है सीनियर सिटीजन की मिस ऋषिका जैन, एंड सन सखा वर्क बेंच मिस विनया शिडोरे, ये NID के हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के। राजा रमन्ना इंस्टीट्यूट RR कैट इंदौर, ये रेगुलरली पेटेंट अप्लाई करता है, जो भी काम करता है, बड़ा इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल करता है। और वहां पे स्विट्जरलैंड वाली जो लार्ज हाइड्रॉन का है वो कोलाइडर सर, उसके अंदर भी इन्होंने काम किया है। सो दे आर टू गुड, इनफैक्ट वेरी गुड। सो IPR अवेयरनेस प्रोग्राम चालू किए हैं, अलग अलग जगह पे हुए हैं। ऑफलाइन वर्कशॉप दिसंबर 2022 में कंडक्ट करवाई थी। फिर मध्य प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 22-23 की रिपोर्ट बोलती है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को जो बजट अलॉट किया गया है उसके अंदर पैटेंट्स और डिजाइन्स जो फाइल हुए हैं उनके बारे में चर्चा है। तो यहाँ धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को बढ़ाना चालू किया है। एंड लास्टली वी कम डाउन टू अवर GI। ट्रेड सीक्रेट का कुछ नहीं मिला मुझे, MP का कुछ भी नहीं मिला, इसलिए ये ब्लैंक है नोट्स में। वो मैंने स्टार्टिंग की जो वार्निंग दी है आपको, वही वार्निंग से है, जितना है उसी को करना है। ये मत सोचना कि खजाना ढूंढने जाऊं, जो हाथ में है पहले वो कर लो, फिर 2 चिड़िया देखना कि सामने झाड़ी में 2 चिड़िया, हाथ की एक चिड़िया पकड़ने का, हाथ की भी उड़ गई। So first of all, you will have to focus on this part and then go. Okay, GI tag चंदेरी साड़ी 2005। नाम कहाँ का है, ईयर, तो चंदेरी कहाँ है, महेश्वर में, अशोक नगर। कहाँ है वो अशोक नगर वाले, तुम लोगों ने ब्याह की शादी की, दे दी थी, हाँ गुड। लेदर टॉयज ऑफ इंदौर 2008, कहीं देखे फोटो में,
बताओ इंदौर का जीआई टैग है, तुमने फोटो में देखा? बाघ प्रिंट, बाघ 2008। बाघ कहाँ है? धार डिस्ट्रिक्ट, शाबाश। बेल मेटल वेयर ऑफ दतिया एंड टीकमगढ़ पढ़ा दिया आप लोगों को, सारे क्लस्टर भी पढ़ा दिए मैंने लास्ट। जिन लोगों ने आज ये पहला सेशन देख रहे हैं तो आप लोग मेरे काय की वीडियो है, ओडीओपी में सो आप लोग मेरे वो वाला सेशन देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने ओडीओपी की क्लास ली है और आत्मनिर्भर भारत की ओपन पढ़ा हुआ है। अभी एक ये मंथ एंड तक आप लोगों को ये सारी चीजें मिल रही हैं, उसके बाद भी धीरे धीरे जो अपलोड हो रही है वो मिलती रहेंगी। मंथ एंड तक हम समेटना चालू कर देंगे क्योंकि 2025 के लिए मेंबरशिप वाले वीडियोस एक तरफ हो जाएंगे। सो वी आर वर्किंग यूट्यूब के ऊपर 2025 के लिए, और साथ ही साथ में 2025 प्रीलिम्स, 2024 मेंस, 2025 प्री और मेंस, यू कैन जॉइन अस। कहां तक आगे? दतिया टीकमगढ़ 2008, महेश्वर साड़ी एंड फैब्रिक्स 2006। महेश्वर कहाँ है? पक्का खरगोन में। तुम्हारे जिले का तो तुम छोड़ोगी थोड़ी उसको। नागपुर का संतरा, अब एमपी में क्या कर रहा नागपुर का संतरा? छिंदवाड़ा में है। छिंदवाड़ा में क्या है वो? ओडीओपी क्यों है? आगे क्लियर हो गया क्यों मैंने तुम्हें फोकस करके वो चीज समझाई थी। इसलिए समझाई थी कि जो चीज वहां पर है मौजूद उसको आप आराम से मार्केट कर सकते हो। रतलामी से 2014 है ना। झाबुआ कड़कनाथ, दैट इज काले रंग का मुर्गा होता है, 2018 झाबुआ का है। ये बहुत बड़ी सक्सेस है एक्चुअली, इसको प्रोटेक्ट भी कर लिया है और इसको प्रमोट भी किया जा रहा है। इसकी मेडिसिनल वैल्यूज भी बहुत ज्यादा है, रिसर्च अभी कम है। बालाघाट का चिन्नूर राइस 2021, ये अपनों ने प्री में पढ़ा था, बहुत ज्यादा रटा था। जो लोग अंडर ग्रेड है वो जानते हो, इसको याद होगा। महोबा देसावरी पान, महोबा देसावरी पान, ये यूपी और एमपी का है 2018 का। गजक मुरैना की 2018 की। रीवा का सुंदरजा मैंगो, रीवा 2022। गोंड पेंटिंग ऑफ डिंडोरी 2011। इसको अरेंज करोगे किस तरह से कि फ्रूट कौन से हैं, सीरियल्स वगैरह कौन से हैं, आर्ट फॉर्म कौन सा है, टेक्सटाइल कौन सा है, इस तरह से क्लासिफाई कर लोगे तो तुमको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ क्या क्या है, और उसके एसोसिएटेड क्लस्टर नीचे लिख देना तो तुम्हें वो प्रमोशन भी मिल जाएगा। और फिर वहीं से तुम लोग इसमें स्पेशल कोई नाम मिल रहा है, कोई आर्टिस्ट का नाम मिल रहा है, उसको निकाल के लिख लेना, वो करंट अफेयर में से आ जाता है। तो ये मैंने तुम लोगों को एक्स्ट्रा वर्क दे दिया, आगे का एडवांस बता दिया। ग्वालियर हैंडमेड कारपेट 2018। उज्जैन का बटिक प्रिंट 2018। बेसिकली उज्जैन बटिक प्रिंट इज भैरवगढ़, भैरवगढ़ जिसके बारे में बात कर रहे थे। जबलपुर स्टोन क्राफ्ट 2022। शरबती गेहूं सीहोर 2022। वारासिवनी हैंडलूम साड़ीज एंड फैब्रिक्स बालाघाट 2023। रॉट आयरन क्राफ्ट ऑफ डिंडोरी 2022। रतलाम रियावान लहसुन, ये मुझे नहीं मालूम है, ये पहली बार मेरे समझ में आया कि रतलाम का, क्योंकि ये मेरे टच में नहीं था 2022 न, इसको मैंने सुना है कभी। देन बुंदेलखंड कठिया गेहूं, बुंदेलखंड का है 2023। सो ये हो गए आपके जीआई टैग जो मध्य प्रदेश से हैं, ये ओडीओपी में भी कवर हो जाएंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ चीजें यहाँ कवर हो जाती हैं, सारी चीजें तो यहाँ नहीं होती, क्योंकि हमने क्या बात करी थी कि शुरुआत में हम ओडीओपी पे चल रहे हैं, आने वाले समय के अंदर हम वो प्रोडक्ट बढ़ा सकते हैं जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल इकोनॉमी बढ़ती है। तो माइक्रो इकोनॉमी वाला सेक्टर है ये। सो एनी क्वेश्चंस ऑनलाइन में, लाइव में? मैंने ऊपर वाला बोर्ड दिखता नहीं है तुम लोगों को, क्या दिखता है? चलता है। एनी क्वेश्चंस?